Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratiksha Dwivedi और आज हम क्लास 9th के डेमोक्रेसी चैप्टर का पार्ट बी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। कल हमने चैप्टर छोड़ा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पे, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो वील सी, यहाँ पे एक आपको हेडिंग दी है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। हम कुछ ऐसे लीडर्स और उनके डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने उनकी कंट्री के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वे ऑफ रूलिंग या पॉलिसीज को बहुत ज्यादा ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में पढ़ेंगे, who led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, he changed his designation to president. In 2002, held a referendum in the country that granted him 5 years extension. तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अच्छी खासी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में। ठीक है, बट जो वहाँ के मिलिट्री चीफ थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को ही ओवरथ्रू द प्रेसिडेंट, ठीक है, और फिर उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। तो उससे क्या हुआ, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आ गया। वहां पे किसी भी तरह के गवर्नमेंट का रूल नहीं होता, वहां पे मिलिट्री का रूल आ गया। एंड देन फर्दर वो उस स्टेट के प्रेसिडेंट बन गए विदाउट एनी इलेक्शंस। तो व्हाट डिड ही डू, ही चेंज्ड अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन एंड विद द पावर ही एग्जीक्यूटेड, उन्होंने अपने आप को एज प्रेसिडेंट वहां पे मतलब एकदम एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट said that the referendum was based on rulers, they cannot take the final decision. The referendum was based on malpractices and fraud. ठीक है, तो जो मीडिया पर्सन्स थे, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, उन्होंने क्या कहा कि जो भी पूरा रेफरेंडम परवेज मुशर्रफ ने बनाया था वो कंप्लीट फ्रॉड था और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो लोगों के हित में हो। इट वाज ऑल मैल प्रैक्टिस। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the President can dismiss the National Provincial Assemblies. ठीक है, अब क्योंकि वो बाय फोर्स बने थे तो ऑब्वियसली वो अपने रूल्स भी अपने हिसाब से ला रहे थे, तो उन्होंने अमेंडमेंट कर दी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में और उन्होंने क्या बोला कि जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को। ठीक है, तो अब ना कोई नेशनल असेंबली एग्जिस्ट करेगी अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहता, और ना ही कोई प्रोविंशियल असेंबली एग्जिस्ट करेगी अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड by a national security council which is dominated by military officers. ठीक है, जो वहां पे काम था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, उसको डोमिनेट करने लगे थे कौन, मिलिट्री ऑफिसर्स। और वहां पे कुछ भी ऐसा जो भी काम हो रहा था गवर्नमेंट के तरफ से, जो भी सब स्टेट एक्टिविटीज थी, उसमें सब पे मिलिट्री ऑफिसर्स का इन्फ्लुएंस हो गया था। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस were held to the national and provincial assemblies. So Pakistan has had elections, elected representatives have some powers, but the final power rested with military officers and General Musharraf himself. आपको याद है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ये कि कुछ कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं, they pretend to be a democracy but then they are not. अब आपने यहाँ पे देखा कि इलेक्शंस तो हुए, लोगों को पावर तो मिली कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर सकते हैं, बट देन वहां पे भी फाइनल डिसीजन तो था वो मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। वो चाहे तो जनता से इलेक्टेड किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को बदल सकते थे। Clearly there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. हमने पढ़ लिया ऊपर, can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? कह सकते हैं हम, but then वहाँ पे मेनली क्या होगा, वहाँ पे मिलिट्री इन्फ्लुएंस होगा हर जो भी एक्टिविटी होगी उसमें। People may have elected their representatives to national and provincial assemblies
but those elected representatives were not really the rulers. ठीक है, लोगों ने भले इलेक्ट कर तो लिया, बट जिनको भी उन्होंने इलेक्ट किया वो ऑन ग्राउंड इन रियलिटी रूलर्स नहीं थे. दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन. ठीक है, the power to make the final decision rested with army officials. ठीक है, this happens in many dictatorships and monarchies. वही जो सेम चीज हमने पढ़ी कि वो इलेक्ट भले हुए हैं पर वो कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे. उसी के साथ साथ जो फाइनल डिसीजन था वो किसके हाथों में था? आर्मी ऑफिसर्स के हाथों में वो फाइनल डिसीजन लाया करता था. भले ही रूलर्स ने कुछ भी डिसीजन ले लिया, वो उसे आर्मी ऑफिसर्स से कंसल्ट करेंगे एंड देन इट्स देयर विश दैट दे वांट टू अप्रूव द पर्टिकुलर डिसीजन और दे वांट टू रिजेक्ट इट. ठीक, they formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. ये हो गया हमारा वही डेमोक्रेसी, which is not a democracy but they pretend to do so. तो पाकिस्तान क्लियरली उसी कैटेगरी में लाया करता है, क्योंकि भले उन्होंने रूलर्स उनके इलेक्ट कर लिए हो, बट देन रूलर्स एग्जैक्टली अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, जबकि जो सारा जितना भी पावर है वो आर्मी ऑफिशियल्स के हाथ में लाया करता है. ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. इसीलिए हम पाकिस्तान को पीपल्स रूल या फिर क्या, हम पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है कहाँ पे? डेमोक्रेसी में. अब आते हैं हमारे दूसरे नेबर के घर पे और उनके घर की स्टोरी सुनते हैं. एक की तो हमने सुन ली, हमारे एक नेबर की स्टोरी की कैसी है, क्या उनके सो कॉल्ड राइट्स हैं. अब हम हमारे दूसरे पड़ोसी के घर की कहानी सुनेंगे, चाइना की. इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगो रेनमिन दाइबियो दहुई, जिसे हम कहेंगे क्या? नेशनल पीपल्स कांग्रेस. ठीक है, ये उसका चाइनीज नेम है एंड देन इट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस. तो इलेक्शंस तो होते हैं हर 5 साल में, बट देन द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो जो एनपीसी है उसके पास प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की पावर है. इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. पूरे देश से उनके पास कम से कम 3000 मेंबर्स हैं इलेक्टेड. कुछ मेंबर्स इलेक्टेड हैं कहाँ से? आर्मी से. Before contesting elections, the candidate needs the approval of the Chinese Communist Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. Only those who are members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002-3. तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. जो लोग हैं अगर उन्हें इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट खड़ा होना है तो पहले उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से. ऐसा ही सेम हुआ था 2002-2003 में. द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी. जो गवर्नमेंट है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही फॉर्म करती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना में गवर्नमेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाइना में गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है, तो आप बोलेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वही कैंडिडेचर को सैंक्शन करती है. सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट. ठीक है, मेक्सिको हर 6 साल में अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवाता है. द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल. But until 2000 every election was won by. तो मेक्सिको कभी भी किसी डिक्टेटर के रूल में या किसी ऐसे रूल में नहीं रहा. तब भी हर इलेक्शन किसके, मतलब कौन जीतता था? एक पार्टी थी पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, वो ही सारे इलेक्शंस जीता करती थी. ऑपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज्ड टू विन. तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ना एक वो आ जाता है सिंगल पार्टी सिस्टम.
पार्टी खड़ी होती है बार बार। अब जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंदिरा गांधी की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तो कांग्रेस एक इतनी स्ट्रांग पार्टी थी कि वो बहुत सालों तक वो मतलब सत्ता से हटी ही नहीं, वही रीइलेक्ट हो रही थी, वही जीत रही थी। तो इससे कहीं ना कहीं सिंगल पार्टी सिस्टम आ जाता है। वैसा ही कुछ मेक्सिको में भी हो रहा था कि एक ही पार्टी बार बार जीत रही थी। तो PRI was known to use many dirty tricks to win elections, ठीक है। PRI जीतने के लिए बहुत सारे ऐसे मैल प्रैक्टिसेस, डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी ताकि वो इलेक्शंस उनके जीत जाए, ठीक है। और जो भी एम्प्लॉयड थे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उन्हें वो पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी ही पड़ती थी। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को फोर्स करते थे कि वो पेरेंट्स को बोले कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी PRI को वोट करें। Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them. अब अगर वहाँ पे PRI की बजाय किसी opposition पार्टी ने कुछ बहुत अच्छा किया है तो मीडिया उसे completely इग्नोर कर देती थी, पर अगर उसने कुछ भी थोड़ा सा गलत कर दिया तो मीडिया उसे और लार्ज स्केल पे कवर करती थी ताकि सिर्फ और सिर्फ PRI ही लोगों की नजरों में बनी रहे। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes, ठीक है। कभी कभी पोलिंग बूथ को हटा देते थे ताकि वहां पे लोग अपना मतलब वोट उतने अच्छे तरीके से कास्ट ना कर पाए। PRI क्या करती थी, लोगों को खरीदती थी वोट देने के लिए। Should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers? No. ये किसी भी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। यहाँ पे इलेक्शंस तो हो रहे हैं बट देन कुछ ना कुछ एक पावर इम्पोज्ड है लोगों पे भी, और लोगों के ऊपर भी कोई एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्लियरली नॉन डेमोक्रेटिक पावर है। रीडिंग दीज एग्जांपल्स we get a sense that we cannot. There are many problems here. In China, the elections do not offer the people many serious choices, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. और वैसे ही मेक्सिको में भी है, ठीक है, कि but in practice they had no choice. उन वहां पे मेक्सिको में पार्टीज तो थी बट देन जो एक डोमिनेटिंग पार्टी थी वो इतना ज्यादा डोमिनेट कर देती थी कि उनके पास ऑन ग्राउंड कोई चॉइसेस थे ही नहीं। तो ये हमने चाइना का पढ़ लिया और हमने मेक्सिको का एग्जांपल पढ़ लिया। There was no way the ruling party could be defeated even if people were against it. They are not fair elections. क्योंकि उनके पास बहुत सी ऐसी ट्रिक्स थी कि रूलिंग पार्टी को वो डिफीट कर ही नहीं सकते थे। We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. ठीक है, the elections must offer a real choice between political alternatives. ठीक है, कहीं भी कैसे भी इलेक्शंस होने से कोई फायदा नहीं होगा। जो इलेक्शंस हैं वो रियल चॉइस देने चाहिए बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स, मतलब वेरियस पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में उन्हें रियल चॉइस मिलनी चाहिए बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। हम क्या बोल सकते हैं कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस where those currently in power have a fair chance to losing. सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो पावर में है उनके अंदर ये डर बना रहे कि वो मतलब हार भी सकते हैं अगले इलेक्शंस में, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए, लोगों के पास भी ऑप्शन होना चाहिए कि भाई इंसान मतलब ये पर्टिकुलर पार्टी हार सकती है, इससे क्या होगा, द पार्टी विल परफॉर्म बेटर एंड विल नॉट मिसयूज इट्स पावर। प्लस जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। One person, one vote, one value. Earlier we have read about how struggle for democracies was linked to the demand of universal adult franchise. Universal adult franchise क्या होती है, जहाँ पे एक particular age के बाद citizens are allowed to vote and choose that who they want to be the ruler of their particular country, या कौन गवर्नमेंट में मतलब किसे वो गवर्नमेंट देना चाहते हैं उन्हें गवर्न करने के लिए। This principle has now come to be accepted almost all over the world.
Yet there are many instances of denial of equal rights to vote. अब equal rights to vote बहुत सारे ऐसे वोट मतलब बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स चले थे जहाँ पे विमेन वर नॉट अलाउड टू वोट, या फिर वेरियस ऐसे क्राइटेरिया सेट हो जाते हैं जो कि बहुत ही इरेशनल होते हैं, जिसकी वजह से सिटीजन्स को इक्वल राइट नहीं मिल पाता वोट करने को, एंड देन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज ओनली अलाउड टू कास्ट देयर वोट. Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote because they are considered inferior. उन लोगों के हिसाब से they are considered that they are not, you know, sensible enough to cast vote and choose who they want to who they want their government to be. तो इसी वजह से सऊदी अरेबिया में विमेन को 2015 तक अलाउड नहीं था वो अपना वोट कास्ट करना. Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. यहाँ पे रेसिज्म या फिर कल्चरल बैरियर्स की वजह से इक्वल राइट्स नहीं है वोटिंग के. यहाँ पे सेक्सिज्म की वजह से इक्वल राइट्स नहीं है वोटिंग के. In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than of Indian Fijian. यहाँ पे अगेन रेशियल क्राइटेरिया पे इक्वल राइट्स नहीं है वोटिंग के. तो इस तरह से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं होती है. डेमोक्रेसी में whoever is the citizen of the particular country, no matter what that person's race is that person a woman or a man or a transgender, उनको वो पर्टिकुलर राइट्स होते हैं वोट करने के. किसी भी इरेशनल क्राइटेरिया के बेसिस पे हम किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते उनके राइट टू वोट से. Democracy is based on a fundamental principle of political equality. डेमोक्रेसी का जो हम कह सकते हैं जो बुनियाद है डेमोक्रेसी की वो क्या है, वो इक्वालिटी है. और अगर वही नहीं है तो द कंट्री इज प्रिटेंडिंग टू बी डेमोक्रेटिक बट देन इट इज नॉट डेमोक्रेटिक. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. ठीक है, हर अडल्ट सिटीजन जो कि 18 या 18 प्लस है, एंड देन हर कंट्री के हिसाब से उनका ये क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, शुड हैव द राइट टू वोट एंड ओनली सिंगल वोट. किसी को भी एक ही पार्टी को 2 वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए. हर वोट की एक अपनी वैल्यू होनी चाहिए. तो अब हम देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स क्या होता है, जहाँ पे रियल रूल ऑफ लॉ और राइट्स की इज्जत होती है, जहाँ पे राइट्स को कंसिडर किया जाता है. जैसे कि इंडिया है, हमें स्पेशल फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं जिसे कोई भी कर्टेल नहीं कर सकता हमसे, एंड इन केस कोई कर्टेल करता है देन वी हैव आर्टिकल 32 जिसके थ्रू हम वेरियस किसी भी कोर्ट में जाके एंड देन हम ये बता सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन ने, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन ने हमारे राइट्स को कर्टेल करने की कोशिश करी है. तो वैसे अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. Its leader, Robert Mugabe, ruled the country since independence. Elections were held regularly and always won by ZANU-PF. President Mugabe was popular but also used unfair practices in elections. पॉपुलर इसलिए थे क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसी वजह से उनकी पार्टी जीती है. इसी वजह से वो बार बार एज लीडर इलेक्ट हो रहे थे, बट देन वो मैल प्रैक्टिसेस यूज करते थे टू विन दी इलेक्शंस. ठीक है. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. ये एक बहुत ही लेट्स से सीरियस इशू हो जाता है जब किसी गलत इंसान के हाथ में पावर्स आ जाती हैं. सो व्हाट दे डू मोस्टली, दे ट्राई टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ताकि जो रूलिंग है उस इंसान के हाथ में इतनी पावर्स आ जाएं कि अगर वो कुछ गलत भी करे तो उसे इतने जल्दी अकाउंटेबल ना पकड़ा जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रेसिडेंट कमिट्स सम सॉर्ट ऑफ अ सीरियस क्राइम तो उनको उससे बचने के कॉमन मैन के कंपैरिजन में बहुत सारे तरीके मिल जाएं. ठीक है. Opposition party workers were harassed and their meeting disrupted. Public protests and demonstrations against the government
वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब यहाँ पे क्या हो गया, एकदम स्ट्रिक्ट ऐसे डिक्टेटरशिप आ गई कि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे, वो उन्हें ये नहीं बोल सकते थे कि आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है। प्रोटेस्ट वगैरह कंप्लीटली इलीगल डिक्लेयर हो गए थे। There was a law that limited the right to criticize the president. प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने के राइट्स को भी लिमिट कर दिया गया था, ऐसा एक लॉ बन गया था। Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. More like what? More like North Korea. वहां के जो तानाशाह हैं, वहां के जो डिक्टेटर हैं, वो क्या करते हैं, ये सब तो करते हैं। वहां पे जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो उनके हिसाब से होगा, उनके वर्जन में होगा, सिर्फ उनकी तारीफ होगी, उनके प्रेजेस होंगे। सेम वाज हैपनिंग इन जिम्बाब्वे। रेडियो टेलीविजन पे वही आया था, रूलिंग पार्टी का वर्जन था, दे वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, बट द गवर्नमेंट harassed those journalists who went against it. अब नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, सीधे एग्जीक्यूशन, गवर्नमेंट के खिलाफ एक शब्द एंड यू आर डेड। सेम वाज हैपनिंग इन जिम्बाब्वे, बट यहाँ पे क्या था कि उन्हें बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा हरास कर दिया जाता था अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलना चाहते थे तब भी, ठीक है। और जो गवर्नमेंट थी वो इग्नोर कर देती थी कोर्ट जजमेंट्स को एंड वेंट अगेंस्ट इट, वो जजेस को प्रेशराइज करती थी। ये सेम नॉर्थ कोरिया जैसी चीजें हो रही थी एंड जिम्बाब्वे वाज स्लोली टर्निंग इनटू अ डिक्टेटर, मतलब एक ऐसी कंट्री जहां पे डिक्टेटरशिप चल रही थी। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. ठीक, पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, जरूरी नहीं है कि जिसने हमें आजादी दिलाई या फिर जो बहुत पॉपुलर है गवर्नमेंट वो हमेशा डेमोक्रेटिक ही हो। वो अपने लॉज इम्पोज करने की भी तो कोशिश कर सकते हैं बहुत इजीली। अब ऐसे बहुत सी कंट्रीज के एग्जांपल ले सकते हैं जहां पे जब फ्रीडम आया तब सब बहुत अच्छा था, बट देन स्लोली स्लोली क्या हुआ, स्लोली स्लोली वहां पे जो सिनेरियोज हैं उस कंट्री के वो चेंज होने लगे। If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections. Elections देखना तो बहुत important है कि लोगों के हाथों में पावर है, वो चूज करें, बट इलेक्शन से पहले पार्टी क्या कर रही है और इलेक्शन के बाद क्या वो अपने मैनिफेस्टो में बताए हुए चीजों को फॉलो कर रही है, क्या वो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को वैल्यू कर रही है, क्या वो ऐसी पॉलिसीज ला रही है जो हमारे वेलफेयर के लिए हो, ये देखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। There should be sufficient room for normal political activities, including political oppositions in the period for elections. Opposition, अगर आप किसी भी डेमोक्रेसी के फीचर पढ़ेंगे ना, अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपोजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, एक तो जो रूलिंग पार्टी है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होने से रूलिंग पार्टी पे एक प्रेशर रहता है दैट दे हैव टू परफॉर्म वेल, दे हैव टू डू वेल। वैसे आर्बिट्रेरी रूल नहीं कर सकते कि कुछ भी कर देंगे एंड देन नोबडी इज देयर टू क्वेश्चन, वो कुछ भी लॉ पास कर देंगे, कुछ भी अमेंड कर देंगे। अपोजिशन से रूलिंग पार्टी परफॉर्म्स बेटर, और जब पार्टीज चेंज होती रहती हैं तो कंपटीशन और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। They should be free to think, to have opinions, to express this in public, to form associations, to protest and take other political actions. ठीक है, in short फ्रीडम होना चाहिए और जो राइट्स है बेसिक वो वहां के सिटीजन्स को होने चाहिए। There are some conditions that apply to the way a government is run after the election. A democratic government can do whatever it likes simply because it has won the elections. वही जो अभी मैं आपको ऊपर बता रही थी, it has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. अब जैसे इंडिया में है माइनॉरिटीज के लिए और सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक अश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से। They have a lot of policies favoring them. They have reservations. They have various quotas ताकि उनके rights curtail ना हो। Every major decision has to go through a series of consultations. ठीक है? Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and law. सबको उनके rights, उनके authorities दे रखी हैं।
उसके बाद ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है और सिटीजंस के हित में क्या है, सिटीजंस का क्या हक है, सिटीजंस के क्या राइट्स हैं। तो with this we would like to end the part B of this chapter. Why democracy, डेमोक्रेसी क्यों important है, ये हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Make sure you watch the previous video and make sure you will be watching the next one. Thank you for watching and stay connected to our channel for further videos.